थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने अनिल देशमुख पहुंचे। देशमुख का कहना है कि उन्होंने जांच पर हर तरह से सहयोग किया है और परमबीर सिंह ने उन पर सरासर गलत आरोप लगाए हैं। तो आपको इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब दफ्तर पहुंचे ईडी के अपना बयान दर्ज कराने के लिए। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया, कहा देशमुख ने। अनिल देशमुख बोल रहा हूं। बीच में केंद्रीय एजेंसी ईडी के मुझे जो समन्स आए थे उसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में या प्रसार माध्यम में गलत न्यूज आई थी कि मैं ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहा, सहकार्य नहीं कर रहा। ईडी का जब भी समन्स आया मैंने उनको लिखित रूप से बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। हाईकोर्ट का केस का नतीजा आने के बाद मैं खुद ईडी के ऑफिस में आऊंगा। इस प्रकार का मैंने उनको हर एक समन्स के बाद में खत लिखा। उसके बाद भी उनके समन्स आते रहे। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। पूरा दिन मैं उस दिन घर में रह के ईडी के ऑफिसर को कोऑपरेट किया, उनको चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। समीर वानखेड़े अब से थोड़ी देर पहले SC/ST कमीशन पहुंचे हैं। उन्होंने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। आयोग के प्रमुख ने कहा कि समीर ने उनके सामने दस्तावेज भी पेश किए। कमीशन ने पहले ही मामले का संज्ञान ले रखा है और चीफ सेक्रेटरी और DGP से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर योगी ने कहा कि सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना शर्मनाक है। इससे विपक्ष की विभाजनकारी मानसिकता फिर से सामने आई है। योगी ने कहा कि ये तालिबानी मानसिकता जनता स्वीकार नहीं करेगी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने का काम किया। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। इधर श्री राम और राम मंदिर के जरिए बीजेपी चुनावी लीड लेने की कोशिश में है तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी चुनावी रण में जोरदार प्रहार कर रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी कल योगी के गढ़ गोरखपुर में थी। यहां प्रियंका ने योगी सरकार पर जोरदार हमले किए। भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। सत्ता में वापसी की हुंकार है, विपक्ष का जोर है, नारों का शोर है। कोशिश यही है कि इसी दम पर यूपी में कमाल कर कमल को परास्त किया जाए। पार्टी का एक एक
और इसी कोशिश में तीखे हमलों, हर तरह के वादों और सियासत के हर संकेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी प्रचार के लिए पहुंची तो उन्हें भगवान परशुराम, बुद्ध और कबीर की प्रतिमा भेंट कर एक ही साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी ने भाषण शुरू किया तो किसानों का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी को सवाल बनाया और गुरु गोरखनाथ के दोहे के जरिए योगी सरकार पर प्रहार कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहिना, भेद न कहिना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होएगा हे अवधूत, तो आपन होएगा पानी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आपकी आवाज हम उठाएंगे। गोरखपुर के मंच से प्रियंका विपक्ष पर भी हमलावर दिखी। एसपी और बीएसपी नेतृत्व की कमियां गिनाई, बीजेपी के खिलाफ बड़ी प्रतिज्ञा का ऐलान किया। इस भीड़ को देखें, आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन लौटाने के लिए प्रियंका एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं अखिलेश यूपी में विजय यात्रा कर जीत का दावा कर रहे हैं। बीएसपी के निलंबित 6 विधायक के साथ साथ बीजेपी के 1 विधायक के एसपी में आने के बाद अखिलेश का जोश हाई है और इसी दम पर वो यूपी में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। हालांकि विपक्षियों के करारे वार के बीच बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। शुक्रवार को लखनऊ में हुई रैली में अमित शाह साफ कर चुके हैं कि यूपी के चुनावी शतरंज में विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी की चाल क्या होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ प्रचार और वार पलटवार तेज होता जा रहा है, जो आने वाले दिनों में और भी तीखा होगा। गोरखपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस ने आज पूरी तरह सियासी रंग ले लिया है। रोजाना नए नए आरोपों के साथ सामने आने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस केस में आज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को लपेट लिया। नवाब मलिक का आरोप है कि फडणवीस के इशारे पर महाराष्ट्र में ड्रग्स का धंधा चलता है। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या? किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। महाराष्ट्र की सियासत का ये ऐलान जंग है। एक तरफ है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और उनके सामने है सूबे के पूर्व सीएम बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। मुंबई ड्रग्स केस में अपना हमला जारी रखते हुए आज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ सीधा हमला
देवेंद्र फडणवीस पर बोल दिया। बड़े बड़े ड्रग पेडलर, चाहे वो काशिफ खान हो, उसे छोड़ दिया जाता है। ऋषभ सचदेवा को, आमिर फर्नीचर वाला को और प्रतीक गाबा को छोड़ दिया जाता है। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। अब तक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मुखर नजर आने वाले नवाब मलिक ने आज आरोपों की अपनी मिसाइल का रुख फडणवीस की तरफ कर दिया। नवाब मलिक ने ड्रग्स केस में पकड़े गए जयदीप राणा की देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। आरोप लगाया कि जयदीप राणा और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घनिष्ठ रिश्ते हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस के रिवर सॉन्ग वीडियो को जयदीप राणा ने फाइनेंस किया था। फडणवीस ने पूरे आरोप को खारिज करते हुए कहा कि तस्वीर 4 साल पुरानी है। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूं कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे, मुझे पता नहीं। कुल मिलाकर हम लोग जब देखते हैं तो मेरी पत्नी जो है ये हमेशा सोशल फील्ड में काम कर रही है, बेबाक बोलती है, और जब मेरे ऊपर ये हमला नहीं कर सकते तो मेरी पत्नी पर हमला करने का वो काम कर रहे हैं। मलिक के आरोपों का जवाब फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट के जरिए दिया। अमृता ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे, साथ ही लिखा विनाशकाली विपरीत बुद्धि। नवाब मलिक के आरोपों में नीरज गुंडे नाम शख्स का भी नाम आया। आरोप है कि नीरज गुंडे की भूमिका सचिन वाझे जैसी थी। मलिक के मुताबिक नीरज गुंडे पुलिस अफसरों और नौकरशाहों के तबादले तय करता था। उसी के जरिए महाराष्ट्र में उगाही होती थी। फडणवीस अक्सर नीरज गुंडे के घर बैठते थे। देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफर वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर वो तय करता था, और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। नवाब मलिक जी को इतनी सलाह दूंगा कि जो अभी मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे, इनको एक बार वो नीरज गुंडे के बारे में पूछ ले, कितने बार नीरज गुंडे उनके यहाँ गए हैं या वो नीरज गुंडे के यहाँ गए हैं, ये बात भी उनसे पूछ लीजिए। और नीरज गुंडे के खिलाफ कोई भी सबूत होगा तो कार्रवाई करिए। नवाब मलिक ने एनसीबी जोनल डायरेक्टर के पद पर समीर वानखेड़े की नियुक्ति के पीछे भी देवेंद्र फडणवीस का हाथ बताया। आरोप लगाया कि वानखेड़े को लोगों को फंसाने के लिए लाया गया ताकि मुंबई गोवा में ड्रग्स का धंधा चलता रहे। समीर दाऊद वानखेड़े जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, और उसे लाया इसीलिए गया कि आप पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कि जिस प्रकार से हवा में तीर चलाने का काम वो कर रहे हैं, मैं वापस कहता हूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूं, मैं कांच के घर में नहीं रहता। आरोपों के शोले भड़क उठे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि दिवाली के बाद फडणवीस कौन सा बम फोड़ेंगे।
विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और देशमुख आमने सामने हैं। एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और ये सिलसिला अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नवाब मलिक का कहना है कि मंगलवार को सफाई दूंगा तो दिवाली के बाद बम फोड़ने की बात उस तरफ से कही जा रही है। तो जब मुंबई में समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेर रहे थे, तब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष अपनी बात रखने पहुंचे थे। इससे पहले अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष अनिल हल्दर कल मुंबई में वानखेड़े के परिवार से मिले थे, जिस पर नवाब मलिक ने सवाल खड़े किए। वक्त कैसे बदलता है उसकी बानगी है ये तस्वीर। चंद रोज पहले तक अपने तीखे तेवरों से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों में हड़कंप मचाने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर आज जब अनुसूचित जाति जनजाति कमीशन के दिल्ली दफ्तर में पहुंचे तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। जाति प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर नौकरी पाने के नवाब मलिक के आरोपों के सिलसिले में समीर वानखेड़े राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आयोग के सामने दलित होने के मूल दस्तावेज भी पेश किए। जो उन्होंने दस्तावेज दिए हैं उसने अपनी शादी के भी दिए हैं, उन्होंने अपनी जॉब के भी दिए हैं, उन्होंने बाकी आगे की नेक्स्ट मैरिज के भी, सेकंड मैरिज के भी दिए हैं। उन सभी तथ्यों को हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार से बैठ के उनका सत्यापन करना, उनको देखना जरूरी है। अगर वो सत्य हैं तो भी किसी भी उस आधार पे समीर वानखेड़े पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर कोई हमें लगे कि तथ्य अभी जो अधूरे हैं या हमें दिए नहीं जा रहे हैं, तब हम अपनी अलग कमेटी बना सकते हैं। ये कमीशन के पास अधिकार है। जो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, एससी कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब। इससे पहले रविवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर मुंबई में समीर वानखेड़े के घर गए। उन्होंने समीर वानखेड़े के साथ उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और पिता से भी बात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट देखकर लगता है कि वानखेड़े का सर्टिफिकेट सही है। मैंने जो देखा है, और एक आधिकारिक कमीशन के सामने झूठ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, ये तो मैंने बोल रहा है। और सर्टिफिकेट मेरे को देखने के बाद जो अनुभव लगा है वो सर्टिफिकेट सही है। अब मेरे पास खबर लगा है ये लोग कोई साजिश करके, और उनका खुद का भी डर व्यक्त किया मेरे सामने, जो उनको कोई चार्ज लगा के फ्रेम करने के कोई ये चक्र चल रहा है, उसको फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन कमीशन सेफ गार्ड रूप से एक अनुसूचित दलित परिवार का पास में आए, इसलिए कमीशन गठित हुआ। समीर वानखेड़े को लेकर अरुण हल्दर के इस बयान पर नवाब मलिक की तरफ से तीखा पलटवार हुआ है। मलिक ने कहा कि धोखाधड़ी के आरोपों से घिरे एक अफसर के घर उनका जाना उचित नहीं। अरुण हल्दर जी का व्यवहार ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। सीधे ये कह देना कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। दाऊद वानखेड़े साहब के घर पे चले जाना और वहां पे मीडिया से संवाद करना, मीडिया के जरिए पूरे चित्रीकरण कराना, हमें लगता है ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। इतनी जल्दबाजी उनको क्या है? इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी नवाब मलिक के निशाने पर हैं। कल समीर वानखेड़े का परिवार अठावले से मिला था और इसके बाद अठावले ने नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े को परेशान करने का आरोप लगाया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूं कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीबी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा वो बोलते हैं
तो वो तो मुस्लिम नहीं है। लेकिन अगर वो मुस्लिम ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है? जिनका काम है जो देश में शेड्यूल कास्ट जाति के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करे, उनके साथ जस्टिस हो, वे स्वयं बैठकर दाऊद वानखेड़े साहब के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गौरतलब है कि नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े जन्म प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर आरक्षण का लाभ उठाते हुए IRS अफसर बने हैं। नवाब मलिक इससे पहले वानखेड़े का निकाहनामा, पहले शादी की तस्वीर और जाति प्रमाण पत्र भी ला चुके हैं, लेकिन समीर वानखेड़े और उनका परिवार आरोपों को नकारता रहा है। सच की लड़ाई है, सच की जीत होगी। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से श्रेय चैटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।